हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग अधिगम। अधिगम जिसे हम सीखना भी कहते हैं। अधिगम क्या है और एक बालक अपने जीवन में किस प्रकार सीखता है, सीखने के क्या प्रकार हैं, सीखने की विशेषताएं, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है। एक व्यक्ति अपने जीवन में या एक बालक जब अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो वो बहुत सी क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं से जो अनुभव उसे होते हैं उसे ही यहाँ पर अधिगम कहा गया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहार के द्वारा होती है। अधिगम की प्रक्रिया में दो तत्व निहित होते हैं: परिपक्वता और पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। इसको मैं यहाँ एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे यदि एक बालक के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती हो तो वह उसे जिज्ञासावश छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है, इसलिए वह अपने हाथ को तेज़ी से मोमबत्ती से दूर कर लेता है और फिर कभी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीख लिया है कि मोमबत्ती की जो आग है वह उसे जला देगी। इस प्रकार अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है। अधिगम अनुभव के प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। एक व्यक्ति के जीवन में जो कार्य वह करता है और उससे जो अनुभव उसे प्राप्त होते हैं उनसे वो बहुत कुछ सीखता है और कहीं ना कहीं शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से एक बालक के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उसे ही हम अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ ने भी ये कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, कि हम अपने जीवन में जो नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और बहुत सी नई क्रियाओं को करते हैं उनसे हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है, जो परिमार्जन होता है, उसे ही अधिगम कहा जाता है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अधिगम की विशेषताएं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अधिगम जो है वो एक व्यक्ति की आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। कि एक व्यक्ति या एक बालक अपने जीवन में बहुत सारी आदतों को अपनाता है, बहुत सारे ज्ञान का अर्जन करता है और अपनी अभिवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयास करता है, तो इसे ही हम अधिगम कहते हैं। अधिगम की विशेषताएं जो हैं वह निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जो है वह है अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम एक ऐसी क्रिया है जो सभी समयों और स्थानों पर होती है और सभी जीवों द्वारा घटित होती है। सिर्फ मनुष्य ही अधिगम नहीं करते हैं, पशु पक्षियों द्वारा भी अधिगम की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है अधिगम परिवर्तन है। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। यह वह प्रक्रिया है जिससे बालक में परिवर्तन दिखाई देता है। कि हम ये कह सकते हैं कि जो अधिगम की प्रक्रिया है उसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्यों को करता है जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट अधिगम विकास है। बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा होता है और बालक के सर्वांगीण विकास में अधिगम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ता है वह बहुत सारे अनुभवों को ग्रहण करता है, बहुत सा ज्ञान अर्जित करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। और इसी को हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यह जो प्रक्रिया है वह अधिगम के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट है अधिगम अनुकूलन है। अनुकूलन हम यहाँ पर समायोजन को कह रहे हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया द्वारा बालक समाज व वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है और इस प्रक्रिया
यह जो प्रक्रिया है वो अधिगम की प्रक्रिया से इतनी निकट होती है कि हम अधिगम को ही अनुकूलन समझ लेते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो परिस्थितियां उसके सामने होती हैं उनके साथ समायोजित होकर आगे बढ़ता है और अपने जीवन में बहुत से अनुभवों को प्राप्त करता है। तो इसी को यहाँ पर कहा गया कि अधिगम अनुकूलन है। नेक्स्ट है अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक है। प्रयोजन पूर्ण अधिगम के द्वारा ही व्यक्ति अपनी जीवन में आगे बढ़ पाता है। हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है या एक बालक है जो अपने जीवन में जब तक एक लक्ष्य को निर्धारित नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे मैं इसका उदाहरण यहाँ पर ये देना चाहूँगी कि यदि एक बालक को परीक्षा में अच्छे प्राप्तांक लाने हैं तो उसके लिए उसे कठिन परिश्रम करना होगा। नेक्स्ट है अधिगम निरंतर है। अधिगम किसी भी आयु तक सीमित नहीं है और ना ही किसी काल विशेष तक सीमित होता है, बल्कि यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और बालक अपने जीवन की प्रत्येक घटना और प्रत्येक अनुभव से कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य ग्रहण करता है। नेक्स्ट है अधिगम रचनात्मक है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपने जीवन में हमेशा कुछ नवीन करना चाहता है। इस प्रकार के कार्य को करना अधिगम है जिसे वह विचारों एवं कार्यों के रूप में साकार करता है। एक जैसा जीवन जीते जीते व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन से बोर होने लगता है। तो ऐसे में वो चाहता है कि वो अपने जीवन में अपने दिनचर्या में कोई परिवर्तन लाए। तो कहीं ना कहीं इसे भी हम अधिगम कह सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है। व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या होती है तो वो पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करके ही उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अतः अधिगम व्यक्ति की पूर्ण परिस्थिति के प्रति सही अनुक्रिया का प्रतिपादन है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिगम उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जब बालक के सामने कोई समस्या उत्तेजना के रूप में होती है तो वो उसके प्रति एक क्रिया करता है, यानी कि एक अनुक्रिया करता है। तो कहीं ना कहीं अधिगम जो है वो उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है जिसके माध्यम से बालक को जो भी अनुभव होता है वो उससे कहीं ना कहीं अधिगम करता है। नेक्स्ट है अधिगम ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। मनुष्य जो कुछ भी सीखता है उसका क्षेत्र ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक होता है। किसी भी परिस्थिति और किसी भी वस्तु को सीखने में बालक जो ज्ञान का संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है या उसका जो प्रभाव उस पर पड़ता है और क्रियाओं को करने के लिए दक्षताओं का जो संकलन करता है वो कहीं ना कहीं उसके अधिगम में सहायक होता है। इसीलिए ये कहा गया कि अधिगम जो है वो ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित होता है। लास्ट अधिगम की जो विशेषता है वह यह है कि अधिगम स्थानांतरित है। पूर्व में सीखे गए कौशलों अथवा समस्या के समाधान का उपयोग व्यक्ति जब मिलती जुलती परिस्थितियों में करता है तो इसे ही अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो टाइपराइटर पे टाइप करना सीखता है, कहीं ना कहीं जब वो फिर कंप्यूटर में काम करता है तो वो उसके लिए आसान होता है क्योंकि उसने टाइपराइटर पे टाइपिंग सीख रखी थी। तो ये थी अधिगम की विशेषताएं। नेक्स्ट है अधिगम के प्रकार। संवेदन गति अधिगम, जिससे कि हम कह सकते हैं कि यह कौशल अर्जन संबंधी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैसे इस प्रकार के अधिगम में बालक विभिन्न प्रकार की कुशलताओं को अर्जित करता है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, चित्र बनाना, डांस करना या संगीत का अभ्यास करना। तो इस प्रकार के जो ये उदाहरण हैं इनको हम कह सकते हैं कि यह संवेदन गति अधिगम है, जिसमें बालक विभिन्न प्रकार के कौशलों से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करता है। अगला है गामक अधिगम। विकास की प्रारंभिक अवस्था में बालक शरीर के अंगों
के संचालन एवं गति पर नियंत्रण करना सीखता है। एक बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो वो अपने शरीर के अंगों का संचालन करता है और धीरे धीरे उन पर अपना नियंत्रण करना भी सीख जाता है। तो इसी को यहाँ पर गामक अधिगम कहा गया है। नेक्स्ट है बौद्धिक अधिगम। इसके अंतर्गत बालक ज्ञानोपार्जन संबंधी समस्त क्रियाओं को करता है और उनसे उसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं वह उन्हें अपने जीवन में प्रयोग में लाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में बालक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करके समस्या के प्रति अपनी अनुक्रिया करता है और सीखता है। नेक्स्ट है प्रत्यात्मक अधिगम। इस प्रकार के सीखने में बालक तर्क, कल्पना और चिंतन का सहारा लेता है। एक व्यक्ति जिसके सामने कोई समस्या है या कोई उत्तेजक है तो वो उसके प्रति प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों होता है। एक बच्चे के सामने जो सूरज या चांद है तो वो उसको देख के ये पूछता है कि ये सूरज सुबह निकलता है और शाम को छिप जाता है, तो ऐसा किस कारण से होता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यात्मक अधिगम जो है वो बच्चे को किसी भी समस्या और उत्तेजक के प्रति तर्क, कल्पना और चिंतन करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है साहचर्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम इस अधिगम की सहायता से ही संपन्न होता है और इस प्रकार का अधिगम कहीं ना कहीं बालक की स्मृति के अंतर्गत आता है कि बच्चा जो है वो अपनी स्मृति से पूर्व में ग्रहण किए गए अनुभवों को जब नई परिस्थितियों में प्रयोग में लाता है तो उसे ही यहाँ पर साहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। रसानुभूति पूर्वक अधिगम। इस प्रकार के सीखने में बालक में संवेग और भावुकता पूर्ण वर्णन या घटना से प्रभावित होकर मूल्यांकन करने के गुण दोषों का विकास होता है। एक बच्चा किसी घटना या किसी वस्तु के प्रति जब उसके गुण और दोषों के बारे में बात करता है तो हम ये कह सकते हैं कि यह रसानुभूति पूर्वक अधिगम है। नेक्स्ट है कार्यक्रमित अधिगम। किसी भी पाठ को सीखने के लिए बच्चों के सामने जब उसे छोटे छोटे पदों में बांटकर उसका शिक्षण कक्षा में दिया जाता है तो इसे ही कार्यक्रमित अधिगम कहते हैं, जिसमें कक्षा में बालक खंडों में शिक्षण के माध्यम से किसी भी पाठ को सीखते हैं और उससे ज्ञान का अर्जन करते हैं। नेक्स्ट है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे पावलव ने अपने प्रयोग में घंटी के उद्दीपक के द्वारा लार स्त्राव की अनुक्रिया को अनुबंधित कर दिया था। मतलब उन्होंने घंटी की आवाज़ को और लार स्त्राव को कहीं ना कहीं जोड़ दिया था, तो इसे हम संकेत अधिगम का एक उदाहरण मान सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम के नियम। मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं पर प्रशिक्षण करके अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। थॉर्नडाइक जो थे उनका सर्वप्रथम नाम अधिगम के नियमों में आता है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया, जो कि 2 प्रकार के हैं। पहले प्राथमिक नियम, ये 3 प्रकार के हैं, और दूसरे गौण नियम जो 5 प्रकार के हैं। पहले जो प्राथमिक नियम है वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम जो है वो हमें बताता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो सीखने वाला है और जो तैयारी करता है उसे ही यहाँ पे तत्परता का नियम कहा गया है, क्योंकि किसी भी वस्तु और घटना के होने पर हम जब उसके लिए तैयारी करते हैं तो उसे ही यहाँ पे तैयारी का नियम कहा गया है। एक बालक को शिक्षा देते समय शिक्षक को सर्वप्रथम अधिगम के लिए ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि बालक में रुचि और जिज्ञासा जागृत हो सके, तो इसे हम तत्परता के नियम का एक उदाहरण मान सकते हैं। फिर दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम हमें ये बताता है कि एक परिस्थिति में सही अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए
उस अनुक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, और जिस अधिगम क्रिया की हम कई बार पुनरावृत्ति करते हैं उसे हम शीघ्र ही अधिगम कर लेते हैं। अभ्यास के नियम को दो भागों में बांटा गया। पहला उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम: जिस कार्य का अभ्यास बार बार किया जाता है वह सरलतापूर्वक सीख लिया जाता है। जैसे कविता याद करने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ता है, इसी प्रकार साइकिल चलाना सीखने के लिए बालक को अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रयोग का नियम। यह नियम उपयोग के नियम के बिल्कुल विपरीत होता है। यदि सीखे हुए कार्य का अभ्यास ना किया जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे उसे भूलने लगता है। जैसे गाने और बजाने का अभ्यास छोड़ देने पर व्यक्ति अच्छा गा और बजा नहीं सकता है। इसी प्रकार खिलाड़ी बहुत दिन तक यदि खेल के मैदान में ना जाएं तो वह ठीक से खेल नहीं पाते हैं, और यही बात पढ़ने लिखने के लिए भी कही जा सकती है। जैसे गणित का नित्य अभ्यास करने पर ही सफलता मिलती है, तो यह हमारे अनुपयोग के नियम का उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। जिस कार्य को करने के उपरांत हमें संतोष या सुख मिलता है उसे हम बार बार करना चाहते हैं। जैसे शिक्षा में पुरस्कार और दंड देने का नियम इसी की ओर संकेत करता है। किसी भी कार्य को करने से बालक को जब पुरस्कार की प्राप्ति होती है तो वह उसे बार बार करना चाहता है। इसके विपरीत जिस कार्य को करने पर उसे दंड की प्राप्ति होती है वह उसे अपने जीवन में कभी भी दोबारा नहीं करना चाहता है। तो प्रभाव का नियम हमें ये बताता है कि जो सुखपूर्वक अनुभव होते हैं बालक उन्हें अपने जीवन में बार बार दोहराना चाहता है, और कुछ जो अनुभव होते हैं जिनसे बालक को संतोष की प्राप्ति नहीं होती वो उनकी पुनरावृत्ति अपने जीवन में कभी नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे गौड़ नियम, जो 5 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, चौथा है सदृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, और नंबर 5 है साहचर्य का नियम। पहला जो नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई उद्दीपक जीव को उत्तेजित करता है तो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। अर्थात सही अनुक्रिया से पूर्व बालक जब बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है और जिनमें से बहुत सी अनुक्रियाएं निरर्थक हो जाती हैं, किंतु यदि अनुक्रियाएं बहुरूपी ना हो तो अधिगमी जो है सीखने वाला जो है सही अनुक्रिया नहीं सीख सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बहु अनुक्रिया का नियम है उसमें बालक किसी भी कार्य को सीखने से पहले जो बहुत सारी अन्य क्रियाएं करता है उसी को यहाँ पर बहु अनुक्रिया का नियम कहा गया है। जैसे साइकिल चलाने से पहले बच्चा बहुत सारी अन्य क्रियाएं करता है, साइकिल को कैसे पकड़ना है, कैसे उसके पैडल को ध्यान में रखना है, कैसे उसके ब्रेक्स को ध्यान में रखना है, और तब जाके संपूर्ण साइकिल को वो चला पाता है। तो कहीं ना कहीं यह हमारे बहु अनुक्रिया का नियम हो सकता है। अगला है मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति का नियम। अधिगम में मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अनुकूल मनोवृत्ति से ही तत्परता आती है। यदि अधिगमी या सीखने वाला अपने कार्य के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति नहीं रखता है तो वह अधिगम नहीं कर सकता है। शिक्षण चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि शिक्षक अपने शिक्षण में बच्चों को उसके प्रति प्रेरित ना करे तो कहीं ना कहीं सिखाई जाने वाली विषय वस्तु प्रभावशाली नहीं होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थियों की भी विषय वस्तु के प्रति मनोवृत्ति सकारात्मक होगी, तभी शिक्षक और विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगला है तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। इस नियम का तात्पर्य है कि अधिगमी समस्याजनक परिस्थिति के सभी तत्वों के प्रति अनुक्रिया ना कर कुछ चुने हुए तत्वों के प्रति अनुक्रिया करने में ही समर्थ होता है।
जिस स्थिति के प्रति सीखने वाला अनुक्रिया करने में समर्थ होता है उसे ही समर्थता का तत्व कहा जाता है, जो कि अधिगमी या सीखने वाले में पहले से विद्यमान होता है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अधिगम परिस्थिति में इन तत्वों को पहचानना सीखने वाले की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह अपने विश्लेषणात्मक और अंतर्दृष्टिपूर्ण बुद्धि से किस प्रकार उन तत्वों को पहचानता है और अधिगम करता है। नेक्स्ट है सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया के नियम से तात्पर्य है कि अनुक्रिया दो परिस्थितियों की समानता के आधार पर होती है, जिसमें पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव का उपयोग नवीन अधिगम परिस्थितियों में किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक बालक जिसने पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त किया था और जब उसका प्रयोग वो नवीन परिस्थितियों में करता है तो कहीं ना कहीं ये सदृशता द्वारा अनुक्रिया के नियम का उदाहरण हो सकता है। जैसे एक बालक जिसने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था तो बड़े होकर उसे स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर अगला है साहचर्य परिवर्तन का नियम। थॉर्नडाइक के साहचर्य परिवर्तन के नियम से तात्पर्य है कि अधिगम की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तित होता है और यह स्थान पूर्व तथा पश्चात की परिस्थिति के रूप में होता है और जिसमें समानता होती है। यदि नवीन ज्ञान को प्रदान करते समय वही परिस्थिति उत्पन्न की जाए जो पूर्व ज्ञान प्रदान करते समय थी, तो अधिगमी या सीखने वाला पूर्व अनुसार ही अनुक्रिया करेगा और कहीं ना कहीं उसका अधिगम शीघ्र अतिशीघ्र होगा। कि कक्षा में हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि कक्षा में शिक्षक किसी भी नए पाठ को पढ़ाने से पहले पूर्व में पढ़ाए गए पाठ को यदि बालकों को उसके बारे में बताता है और फिर नए पाठ की ओर आता है तो कहीं ना कहीं ये जो संबंध स्थापित होता है इससे नए पाठ को सीखने में बालकों को आसानी होती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के प्रकार और अधिगम के नियम, जो कि दो प्रकार के हैं, प्राथमिक नियम और गौण नियम।